गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया ही होगे। भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि आप सब अच्छे हों और पढ़ाई पे लगे पड़े होंगे। तो कल की क्लास में हमने जो है पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था संविधान का भाग 4 के। ठीक है जी। अनुच्छेद 51 के, जिसमें क्या था? मौलिक कर्तव्य। आशा करते हैं आप सब ने वो क्लास देख ली होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो सर्किल ऐसा है कि जो प्रिपरेशन कर रहा है, जिनको हेल्प मिल सकती है, तो उनके साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि मुझे अभी कुछ कमेंट्स आ नहीं रहे, मुझे पता नहीं लग रहा कि मुझे क्या सुधार करना है, मतलब मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। आप लोगों से ही मैं सीखूँगा, आप ही मुझे बताओगे कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, उसमें मैं सुधार कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मुझे तभी पता लगेगा, मेरा फीडबैक तभी आएगा कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। तो शेयर कर दीजिए और आप लोग भी कमेंट कर दीजिए जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं। तो भाग 4 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं आज राष्ट्रपति चैप्टर। राष्ट्रपति स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट, आपको पता है ये भारत का सबसे बड़ा पद है। भारत का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। ये भारत का सबसे बड़ा पद है। अनुच्छेद 51 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हम करते हैं। अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है ये बात कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में लिखी हुई है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में ये ही बात लिख रही है केवल कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। देखिए, दो तरह की शासन व्यवस्था होती है। एक को बोलते हैं संसाधनात्मक शासन व्यवस्था और एक को बोलते हैं अध्यक्षात्मक। ये दो तरह की शासन व्यवस्था है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें तो क्या है अध्यक्षात्मक की कार्यपालिका एक ही होती है, बस कार्यपालिका एक होगी, सिर्फ उसी का काम होगा जो भी करना है। इसमें क्या है, कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका और व्यवस्थिक और दोनों में निकट का संबंध होगा, कार्यपालिका में, व्यवस्थिका में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो हिंदुस्तान में कैसी है? संसाधनात्मक शासन व्यवस्था। इंडिया में कैसी है? संसाधनात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि कार्यपालिका और व्यवस्थिका में निकट का संबंध होता है। तो बात करते हैं इसी कड़ी में राष्ट्रपति पद की। ठीक है, मैंने बता दिया 52 में पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ है? 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 में। अब राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति का पद किसको मिलेगा? तो मतलब पद की योग्यता के बारे में बात करते हैं। पद की योग्यता क्या है? इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई है। उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। नंबर 1 बात लिख रही है कि वह भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। ठीक है जी, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 में लिखा है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। और 4th पार्ट में लिखा हुआ है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट जो हमारा राष्ट्रपति पद की योग्यता है उसमें ये केवल 4 पॉइंट लिखे हुए हैं।
पहले वाले में लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरे में लिखा हुआ न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरे में लिखा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथे में लिखा हुआ कि लाभ के पद पर ना हो। देखिए मैं इन चारों को डिस्क्राइब कर देता हूँ कैसे। नंबर 1 बात है भारत का नागरिक हो, तो सवाल में क्या देता है गलत करके, भारत का मूल रूप से नागरिक हो, एक वर्ड जोड़ दिया, सवाल पूरा गलत हो गया। मतलब हमें लगेगा कि हमने तो ये पढ़ा ही है कि भारत का नागरिक हो, और वहाँ पढ़ रहे हैं हम भारत का मूल रूप से नागरिक हो। तो ये एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको रिलीज करने के लिए ही ये क्लासेज हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट बनाए जाते हैं। मैं एक एक पेज पे एक एक टॉपिक ख़त्म करता हूँ, उसका इसलिए कि उसको आप 10 बार रिवाइज कर लो। जब आप 10 बार रिवाइज कर लोगे और वो मूल रूप से वर्ड आप वहाँ देखोगे तो 100% आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ गलती है, बस इतनी सी गलती वो करता है। ऑप्शन ऐसे ही तो हार्ड बनाए जाते हैं, सवाल आपके सारे पढ़े हुए हैं। आप आजकल सुनते हो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है आजकल वो ये है कि ऑप्शन ख़राब है सवाल सही है, ऐसा सुनते हैं ना, वो इसी वजह से है कि इसमें जोड़ देगा भारत का मूल रूप से नागरिक हो गया गलत। इसमें केवल इतनी बात लिखी हुई है अनुच्छेद 58 की भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, इसमें भी आप एक बात नोट करो कि मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं है, मैक्सिमम आयु कोई नहीं है। उसमें लिख दे न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, हमें लगेगा कि सही लिख रहा है शायद। जब हम गैस करेंगे हमने 10 बार नहीं पढ़ा होगा या हमने 1-2 बार पढ़ा होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा 100% कि भाई न्यूनतम आयु 35 वर्ष, मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु 65 वर्ष, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल न्यूनतम आयु का उल्लेख है 35 वर्ष, 65 वर्ष उसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तीसरा क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर इस पे मैं इसलिए ही जोर दे रहा हूँ कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वहाँ लिख देगा लोकसभा का सदस्य हो, और हमें लगेगा हमने तो पढ़ाई है, तुरंत क्लिक मार देंगे, हो गया सवाल गलत। ऐसे ही एग्ज़ाम को बीट किया जाता है। मैं आपको बार बार अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो सवाल मैंने गलत करे हैं, जो मैं गलतियाँ करके आया हूँ, आप ना करें प्लीज़, ठीक है। उसमें इस बात का ध्यान रखना है भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ना कि लोकसभा सदस्य हो, और 4th लाभ के पद पर ना हो। चलिए इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, लाभ के पद को। आपको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लाभ का पद, लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद, लाभ के पद पर ना हो ये लिख रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पिछली साल ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, क्योंकि बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। किस वजह से? इसी वर्ड की वजह से कि वो लाभ के पद पर थे, ठीक है। तो ये लाभ का पद जो है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, संविधान के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी पार्ट में लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद का कोई जिक्र नहीं है कि लाभ का पद क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 58 जो है, जिसमें हम राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं, उस 58 में ये लिखा हुआ है, संसद ने एक नियम बनाया है, उसके तहत ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, तथा किसी राज्य सरकार में मंत्री, तथा किसी राज्य सरकार में मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा। एक वर्ड में भूल गया, राज्यपाल, इसको भी नोट कर लो। अब देख लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री, राज्य सरकार में कोई भी मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। इस बात को आप समझ गए। जो 4th जो क्वालिफिकेशन दे रखी है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की, जो दे रखा है कि लाभ के पद पर ना हो, तो अब इसमें ये तो बताया नहीं कि लाभ का पद क्या है, ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं बताया, केवल संसद ने एक नियम बना रखा है, उसमें डिस्क्राइब कर रखा है
कि जो व्यक्ति कहीं से जैसे वेतन लेता हो, मतलब कोई और नौकरी कर रहा हो या उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और कुछ उसकी कमाई का जरिया हो, तो वो लाभ के पद माने जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 58 में ये बात पक्का लिखी हुई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार में मंत्री या किसी राज्य सरकार में मंत्री जो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि कोई भी राज्यपाल है, कोई भी राज्यपाल मतलब किसी भी स्टेट के कोई राज्यपाल हैं और उनको चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ का पद है ही नहीं। राज्यपाल लाभ के पद के दायरे में आता नहीं। वो राज्यपाल रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जब वो जीत जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, राज्यपाल का पद खाली हो जाएगा। या वो मान लो राज्यपाल नहीं होते, मंत्री होते, किसी विभाग में मंत्री हैं और उनको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो भी उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लाभ के पद में है ही नहीं। तो ये 58 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने बता दिया 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब पद का व्याख्या किसमें कर रखी है? 52 में। फिर 58 पे आ गए हम डायरेक्ट। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, 53, 4, 5 क्यों नहीं पढ़ाए, वो आगे आएंगे। हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति होगा, फिर उसकी योग्यता क्या है, तो इसलिए पहले योग्यता ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए 58 आ गया। 54 में लिखा हुआ है निर्वाचक मंडल। 54 अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल क्या होता है? मतलब निर्वाचन कौन करेगा राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के जो चुनाव में वोट कौन डालेगा, उसको बोलते हैं क्या? निर्वाचक मंडल। तो उसमें कौन कौन आता है इसमें, तो मैं बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम अगर जो मैंने 20 एग्ज़ाम दिए होंगे तो 18 में निर्वाचक मंडल से सवाल आया होगा 100%। आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आप नोटिस करिए कि मेरी क्लास में सवाल लगते नहीं, या जिस सवाल को मैं बता रहा हूँ कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख दो, वो आपके टेस्ट में आ रहा है सवाल, नहीं आ रहा। इस बात को आप रियलाइज़ करिए और मुझे कमेंट करिए, बताइए पक्का आ रहा होगा 100%। अगर जो स्टैंडर्ड पेपर बना रहे हैं तो ऐसे ही कोई बाजार की कोई सामग्री छाप के दे रहा है आपको टेस्ट देने के लिए, तो वो अलग मैटर है, वो तो कैसे ही सवाल दे देते हैं। फिर मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 1-2 बुक मैंने देखी हैं, उनका आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर ले लेना और यूपी पीसीएस मेंस का ले लेना, सवाल सेम मिलेंगे, कॉपी पेस्ट है डिट्टो। उन्हीं सवालों को उठा के वहाँ दे देता, उन्हीं को कॉपी पेस्ट वहाँ मार देता, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप पोस्ट वाइज स्टैंडर्ड रखिए ना, तो स्टैंडर्ड टेस्ट दीजिए आप कोई भी, उनमें ये सवाल 100% आएंगे। निर्वाचक मंडल से सवाल आना है पक्का। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डाल सकता है, उसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 54 में। कौन कौन डाल सकते हैं देखिए, पहले संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे में लिख रहा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये है निर्वाचक मंडल। मैं बताता हूँ, मैं पूरा समझा दूंगा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने बता दिया कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचित। क्यों संसद में सभी निर्वाचित सदस्य नहीं होते? नहीं होते। संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं क्या? निर्वाचित, और एक होते हैं कौन से? मनोनीत, जो राष्ट्रपति जी द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत वाले वोट नहीं डालेंगे, निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे संसद के केवल। इसमें देखिए 2 एंग्लो इंडियन तो लोकसभा में पहले, अब तो चेंज हो गया, पहले 2 लोकसभा में और राज्यसभा में 12 लोग। ये 14 लोग जो है वोट नहीं करेंगे, ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, तो वो वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका भी रीज़न यही है, क्योंकि राष्ट्रपति जी उन्हें मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति जी ने तो मतलब एक तरह से वो लोगों को वहाँ बिठाया है, तो वो तो वोट देंगे ही राष्ट्रपति जी को। मतलब
जो उनको बिठा सकता है या जिन्होंने वो बिठाए उनके पक्ष में ही। तो इसलिए ये मनोनीत सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा के हैं। सेम कंडीशन वही है, सभी विधानसभाओं के बताया है, सभी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य, वहाँ पे भी मनोनीत सदस्य होते हैं। उन्हें कौन मनोनीत करते हैं? राज्यपाल। राज्यों में कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति जी। तो एक तरह से वही हुआ, राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल को मनोनीत किया, राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत किया, तो मतलब उन्हें राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया एक तरह से। तो वो भी इसलिए मनोनीत सदस्य मान लिए जाते हैं और वो भी इसमें वोट नहीं डालते, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। फिर हमारे जो यूटीज़ हैं, हमारे यूटीज़ में केवल दो ही, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। पुदुचेरी की विधानसभा है, दो ही जगह विधानसभा है, तो उनके भी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। और ये बाद में जोड़े गए, ये 70वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़े गए। ये बात बहुत बार पूछी गई है कि दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि पहले तो था ही, ये तो पहले भी था कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 70वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ तब ये दो यूटीज भी जोड़े गए, क्योंकि यहाँ भी विधानसभा थी, तो इन्होंने भी कहा कि हमें वोट डालने का अधिकार दीजिए। तो इनको 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने मतलब दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ये अधिकार दिया गया कि वो राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आ गया 55, अनुच्छेद 55। उसमें क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति, मेथड क्या होगा? मेथड, चुनाव का मेथड क्या होगा? तो इसमें जो लिखा हुआ है 55 में, वो लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली, 3 वर्ड लिखे हुए हैं 55 में, इन तीनों कीवर्ड को रट लेना। एकल संक्रमणीय एक लिखा हुआ है, आनुपातिक लिखा हुआ है और गुप्त मतदान, ये 3 वर्ड हैं, इनको रट लीजिए। ये है मेथड। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनका मैंने आपको बता दिया, निर्वाचक मंडल जो है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य जो वोट डालते हैं, वो वोट डालने का जो मेथड है, जो चुनाव का मेथड है, वो ये है, एकल संक्रमणीय है, आनुपातिक है और गुप्त मतदान प्रणाली है। मतलब इसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे। हम क्या करते हैं, जो भी चुनाव हमने देखे हैं, जो आप चुनाव देखते हो, उसमें क्या है, जिसको अधिक वोट मिले वो जीत गया। अधिक वोट मिले तो वो जीत गया, घोषित हो गया। मतलब 100 वोट थे, एक को 51 मिले, एक को 49, तो 49 वाला हार गया और 51 वाला जीत गया। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एकल संक्रमणीय, मतलब आपको वोट पहली बात तो वरीयता क्रम में देने पड़ते हैं। वरीयता क्रम में 3 कैंडिडेट हैं, तो आप ऐसे देते हो कि मैंने इसको सेकंड पे रखा है, इसको फर्स्ट पे रखा है, इसको थर्ड पे रखा है, ऐसे आप वरीयता क्रम में वोट देते हो। इसमें पहली बात तो मान लो जो पहला आदमी है, सपोज दैट 100 वोट हैं, ठीक है, 100 वोट टोटल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। 100 वोट हैं, आप इस मेथड को समझ लो एक बार। 100 वोट में से 2 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको मिले 20 वोट, इसको मिले 60 वोट और इसको मिले 20 वोट, तो ये जीतता नहीं है। अभी आप ये मत समझ लेना जीतता नहीं है, क्योंकि इसको जो 60 वोट मिले, थर्ड प्रीफरेंस सब ने दे रखी है, फर्स्ट प्रीफरेंस इनको दे रखी है, सेकंड प्रीफरेंस इनको दे रखी है। मतलब वरीयता क्रम में वोट देने हैं ना, मैंने बताया। तो इन्होंने क्या किया है, जो लोग चुनाव में थे, निर्वाचक मंडल में थे, उन्होंने क्या किया है, इनको थर्ड प्रीफरेंस दिया सबसे ज़्यादा ने, और इनको सेकंड दिया, इनको फर्स्ट दिया, तो इनको 60 वोट मिल गए। तो ऐसा नहीं है ये जीत गए, जीतते नहीं है ये अभी। ये एक निश्चित कोटा यदि प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो इनके वोट ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस इधर की तरफ। मतलब इनको बोलते हैं हस्तांतरणीय, हस्तांतरणीय, ट्रांसफ़र हो जाएंगे ये वोट किसी को। और हो सकता है कि ये आदमी जीत जाए, जैसे वो मतलब कम वोट मिले थे, ज़्यादा वोट वाला नहीं जीतता। इसमें ऐसा नहीं है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए उसको एकल संक्रमणीय
गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त होता है, कोई किसी को बताएगा नहीं सारा सिस्टम। ये था मेथड, पद्धति। अच्छा, निर्वाचन, इसमें एक क्या है कि 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक होंगे, मतलब 50-50 लोगों ने, जो निर्वाचक मंडल के भाई 50 आदमी प्रस्ताव रखे हैं उनका नाम का, तभी उनके नाम का पर्चा भरा जाएगा जब 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होंगे। इससे कम रह गए तो वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते राष्ट्रपति का, तभी उनका पर्चा, उनका फॉर्म भरा जाएगा जब 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होंगे। और उसमें जमानत राशि जो होती है, जमानत राशि भी जमा होती है। जमानत राशि है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। अगर जो वैलिड वोट हैं, आप देखिए जो वैलिड वोट हैं उनका 1/6 नहीं मिला, नहीं मिला तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है, जमानत राशि जब्त हो जाएगी, आरबीआई के पास जमा हो जाएगी। 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं, जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। यदि वैलिड वोट का 1/6 हिस्सा नहीं मिला तो ये जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी, 15,000 रुपये आरबीआई के पास चले जाएंगे। अब देखिए, जो लोग वोट डालते हैं उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, जो वोट है वो वोट वैल्यू निकाली जाती है। मत का, जो मतदान करने वाले हैं उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला है, कई बार सवाल में आता है, तो आप थोड़ा सा देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा आप एक बार नज़र में डाल लो तो फिर मतलब उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाओगे कहानी क्या है। देखिए, सबसे पहले विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। विधायक कहाँ होते हैं, राज्य में। विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है, वो क्या है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या जो भी है उसे ऊपर लिखते हैं, नीचे भाग देते हैं उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या, विधानसभा सदस्य संख्या उससे, और मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। समझ गए। हम पहले एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं, और विधायक जी का मत मूल्य निकालने के लिए हमें उस राज्य की टोटल जनसंख्या ऊपर लिखनी होती है, नीचे लिखा होती है उसमें कि विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं वो, और 1/1000 से भाग करके जो भी वैल्यू आती है वो एक विधायक का मूल्य आ जाएगा, एक विधायक का मूल्य आ जाएगा उस वोट का। नेक्स्ट क्या है, हाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना आपको चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो इसमें। मैंने लिखा उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, ये मैंने लिख दिया ऊपर। तो अभी क्या है, हमारे पास आंकड़े 2011 तक के हैं जनसंख्या के, 2011 के आंकड़े हमारे पास हैं जनसंख्या के। 2021 के आने वाले हैं, 2021 के आने वाले हैं, जनगणना हो गई है, आंकड़े नहीं आए, 2011 के आंकड़े हैं। लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो मैंने लिखा उस राज्य की कुल जनसंख्या, वो जनसंख्या 1971 की ली जाती है। ठीक है, आप घटना चक्र पढ़ोगे, बहुत बार ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, उसमें दिखा रखा है। तो ये 1971 की जनसंख्या ली जाएगी उस राज्य की, अब की नहीं ली जाएगी। क्यों ली जाएगी आप बताइए, आप बता सकते हैं क्यों ली जाएगी? आपके दिमाग में है कोई आंसर? मैं बता देता हूँ। ये जो जनसंख्या 1971 की ली जाएगी, ये इसलिए ली जाती है कि उस समय दक्षिण भारत और उत्तर भारत, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन सेम थी। ठीक है, 1971 की जो जनगणना हुई उसमें लगभग, पूरी तो नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग दक्षिण भारत उत्तर भारत की जनसंख्या सेम थी। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, मैं इस टाइम दक्षिण भारत से बात कर रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ पे ही हूँ, किसी दिन मिलेंगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो उस समय इनकी जनसंख्या सेम थी। अब क्या है, अब जनसंख्या में गैप है। अब जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत बहुत आगे निकल गया जनसंख्या में दक्षिण भारत से, अभी बड़ा गैप है। अब यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं
और पढ़ते ही हैं आप, क्योंकि आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें देखिए, जब हम एक किसी फॉर्मूले में उस राज्य की जनसंख्या ले रहे हैं तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसके विधायक की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए, ये एक बार विवाद हुआ। दक्षिण भारत के जो विधायक हैं उन्होंने कहा, एक तो हमने पॉपुलेशन कम करी है, हम भी पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहे हैं ना कि भाई पॉपुलेशन कम करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो पॉपुलेशन कम करनी है, जनसंख्या कम करनी है। एक तो ये हमने काम अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है और हमारी वोट वैल्यू क्या है, कम है। नॉर्थ इंडिया ने क्या किया, जनसंख्या पूरा ऊपर ले गए हैं और उनके विधायक का वोट वैल्यू ज़्यादा है, तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो तब ये फैसला दिया गया था, जब ये फैसला दिया गया है कि जिस भी विधायक की मत मूल्य निकाला जाएगा उस टाइम पे जनसंख्या जो है 1971 की ही ली जाएगी किसी भी राज्य की। और ये संविधान संशोधन कर दिया है हमने, संविधान संशोधन करते रहते हैं इसमें। अब का जो संशोधन है ये 2026 तक लागू है, 2026 तक 1971 की ही जनसंख्या ली जाएगी विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए। आपने फॉर्मूला देखा, मैंने बताया फॉर्मूला, और उसमें मैंने बताया कि जो राज्य की जनसंख्या ली जाती है वो ली जाती है सन 1971 की, 1971 की। अब मैंने ये भी बता दिया क्यों ली जाती है, और मैंने ये भी बता दिया कब तक ली जाएगी, 2026 तक ली जाएगी यही वैल्यू 1971 वाली, क्योंकि उस टाइम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की पॉपुलेशन लगभग सेम थी। हो गया जी, विधायक का मत मूल्य निकल गया। उसके बाद निकालते हैं सांसद की वोट का वैल्यू। सांसद कहाँ, केंद्र सरकार में होता है, विधायक राज्य सरकार में होता है। सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, सभी विधायकों का मत मूल्य जोड़ लेंगे, सभी विधायकों का मत मूल्य जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी उसे डिवाइड करेंगे 776 से। 776 क्या है, देखिए जो निर्वाचक मंडल था, अभी मैंने आपको बताया था निर्वाचक मंडल जो है, निर्वाचित सदस्य जो वोट डालते हैं, वो लोकसभा का तो 543, 2 माइनस कर दिया था, टोटल 545 है, ये 2 मनोनीत हैं, और राज्यसभा का था 233, इसमें 12 मनोनीत हैं, ये माइनस कर दिया था, तो टोटल देख लो ये 6, 7, 776 टोटल लोग हैं, टोटल सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, जो वहाँ पे वोट डालेंगे। तो पूरी संसद के जो निर्वाचक मंडल है उससे भाग दे दिया जाता है सभी विधायकों का मूल्य निकाल के उसे जोड़ के। ये है राष्ट्रपति चुनाव का फॉर्मूला बड़े एग्जाम्स में आता है, यूपीएससी और पीएससी में। आपके एग्ज़ाम में फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल 100% आ सकता है कि राज्यसभा विधायक का मत मूल्य निकालते समय जो राज्य की जनसंख्या ली जाती है 1971 की, क्यों, तो दे देगा 4 पॉइंट। आजकल ट्रेंड ऐसा ही आ गया, एग्ज़ाम इस टाइम ऐसे ही आ गए। अब भूल जाइए उस वाले सवाल को जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन में एक एक वर्ड लिखता था, उसको भूल जाइए। अभी पूरा सेंटेंस लिखा रहता है। आप दे भी रहे होंगे एग्ज़ाम, आपको पता भी लग रहा होगा कि क्या हो रहा है एग्ज़ाम में। तो इसलिए बहुत डिटेल में आपको पढ़ना, हर चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विधायक का मत मूल्य निकल गया, सांसद का मत मूल्य निकल गया, वोटिंग हो गई। अब एक बात और है, अनुच्छेद 71 में एक बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 71 में एक बात लिखी हुई है कि कोई भी विधानसभा यदि भंग हो गई, कोई भी विधानसभा मान लो भंग हो गई, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो पाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने बताया है कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इस चुनाव में भाग लेते हैं। और मान लो इस टाइम जो है, हम अपने उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, विधानसभा भंग है, यहाँ विधानसभा इस टाइम है ही नहीं, काम ही नहीं कर रही, भंग कर दी गई, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? जी हाँ, क्लियर लिखा हुआ है 71 में, बिल्कुल चुनाव होगा, 100% होगा। कोई बात नहीं है यूपी के विधायक नहीं आएंगे तो क्या हो गया, और स्टेट के तो आएंगे। यहाँ तक कि यदि लोकसभा भी भंग हो जाए तो भी चुनाव नहीं रुकेगा, चुनाव होगा 100%।
क्योंकि लोकसभा नहीं है तो कोई बात नहीं, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा के सांसद तो आएंगे वोट डालने, लेकिन चुनाव होगा। 1971 में यही बात लिखी हुई है कि किसी भी विधानसभा के या लोकसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति चुनाव को टाला नहीं जाएगा, राष्ट्रपति चुनाव होगा। और एक बात लास्ट में बता देता हूँ आज कि 71 में यह लिखा हुआ है कि यदि चुनाव में कोई भी विवाद है, किसी भी विवाद, चुनाव में कोई भी विवाद है, मान लो लग रहा है कुछ भी गड़बड़ है या जैसे भी है, उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, किसी हाई कोर्ट में नहीं होगी। और उसमें भी ये बात भी लिखी हुई है कि 5 जजों की एक बेंच बैठेगी, वो फैसला करेगी, 5 जजों की बेंच। ठीक है जी, किसी भी विवाद का निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो ये था आज हमने एक छोटी सी क्लास, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी नेक्स्ट पढ़ाऊँगा तो। एक छोटी क्लास आज रख लेते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं, उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन सी पद्धति है और किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से वोट वैल्यू निकलती है, मैंने सब पढ़ा दिया आपको। नेक्स्ट क्लास राष्ट्रपति पार्ट 2 में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए